हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका उदय क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर में राजनीतिक विज्ञान के प्रश्न पत्र एक के अंतर्गत दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है राजनीतिक विचारकों पर, पॉलिटिकल थिंकर्स पर, जिसके अंतर्गत दोस्तों हमारा ये लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 है चूंकि कौटिल्य पर हमारा डिस्कशन चल रहा था लास्ट सेशन में। इसके भाग नंबर 1 में हमने देखने का प्रयास किया था कौटिल्य के राजनीतिक विचारों को। तो दोस्तों इसके अंतर्गत इस सेकंड भाग में कौटिल्य के इस सेकंड भाग में हम देखेंगे कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांतों को। तो सप्तांग सिद्धांत को विस्तार पूर्वक समझने का दोस्तों प्रयास करेंगे। और जो पहली बार हमारे सेशन पर आए हैं, पहली बार हमारे क्लास को देख रहे हैं, उनसे मैं विशेष निवेदन करूंगा कि पहले हमारे इसके जो अभी कौटिल्य का आप देख रहे हैं दोस्तों, इसको पहले भाग को आप पहले देख ले, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है। तो ये हमारा सेकंड भाग है, ये सेकंड भाग है कौटिल्य पर। तो इसका पहला भाग देखना कंपलसरी है, उसी से आपको पूरा इसका बेसिक समझ आएगा कि हम किस पर बात कर रहे हैं और किस प्रकार से हम इसके अध्ययन को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत को पूरी तरह समझने के लिए भी इसका पहला भाग आवश्यक है। और इसी के साथ ही साथ दोस्तों बता दूं मैं आपको कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, बीए के इस प्लेटफॉर्म पर सभी क्लासेस को, बीए के सभी सब्जेक्टों को पूरे विस्तार पूर्वक टॉपिक वाइज टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है। यहाँ पर कोई भी टॉपिक मिस नहीं किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा हम आपके डाउट क्लियर करने के लिए हम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ में आपको क्लास नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप अपने अध्ययन को और बेहतरीन बना सके, अन्य स्टूडेंटों से थोड़ा अलग होकर के दोस्तों अपने और अपनी स्टडी को एकदम अलग आयाम तक पहुंचा सके और बहुत इफेक्टिव रूप से आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाए। और साथ में आपके डाउट क्लियर करने के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है कि सभी प्रकार के डाउट, चाहे स्टडी में किसी प्रकार का डाउट हो, बीए से संबंधित हो या बीए के बाद क्या करना चाहते हैं उससे संबंधित हो, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या करना चाहते हो, इस प्रकार के सभी डाउट्स हम आपके साथ में व्हाट्सएप पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको हमारे लेक्चर नहीं मिल पा रहे हैं तो प्लेलिस्ट को प्लीज प्लेलिस्ट पर विजिट करें, चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट में सभी प्रकार के, सभी जितने भी हमारे द्वारा लेक्चर लाए जाते हैं, सभी लेक्चर आपको उसकी अलग अलग प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है, बना दी गई है। किसी भी प्लेलिस्ट में किसी भी वीडियो पर कोई चार्ज नहीं है, टोटल फुल पूरी तरह से फ्री है, निशुल्क है आप लोगों के लिए। तो अपने टॉपिक को सर्च करें, अपने सिलेबस सब्जेक्ट को, अपने सिलेबस के अनुसार सब्जेक्ट को सर्च करें और उसको कंटिन्यूअसली देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बढ़ते हैं सेशन में अपने। और जहां से दोस्तों हमने इसको स्किप किया था, जहां से छोड़ा था वहीं पर वापस आ जाएंगे। आपको पता ही है कि मनु कंप्लीट हो चुके हैं, कौटिल्य पर हमारी चर्चा चल रही थी। इसके अलावा दोस्तों लास्ट सेशन में हमने ये देखा था कि हमें कौटिल्य का जो ये पूरा लेक्चर था, पूरा टॉपिक था, इसे दो भाग में कंप्लीट करना था। एक भाग में हमने देखा कौटिल्य के राजनीतिक विचार, और सेकंड भाग में अर्थात कि इस सेकंड भाग में आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, जिस सिद्धांत में राज्य से संबंधित 7 प्रकार के नियमों पर कौटिल्य ने बात की है, उन सभी को देखने का हम प्रयास करेंगे। समग्र रूप से एक रिवीजन के तौर पर मैं आपको उनका फटाफट रिवीजन करवा देता हूं, जो हमने पहले भाग में इसका किया था। कौटिल्य के राजनीतिक विचारों के अंतर्गत हमने देखे थे कि कौटिल्य ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, उसमें किस प्रकार के विचार इन्होंने व्यक्त किए थे। उन विचारों से संबंधित ही दोस्तों किस किस प्रकार की इनकी धारणा रही है, उन धारणाओं के अंतर्गत ही इन्होंने 5 प्रकार के विशेष विचार व्यक्त किए थे। सबसे पहले इन्होंने बात की थी सप्तांग सिद्धांत की। दोस्तों सप्तांग सिद्धांत पर इन्होंने बात की थी और राज्य से संबंधित आवश्यक तत्वों को इन्होंने सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत रखने का प्रयास किया था। उसके बाद उन्होंने राजा संबंधी भी कुछ विचार व्यक्त किए हैं, राजा संबंधी भी कुछ विचार व्यक्त किए हैं, जिसके अंतर्गत उन्होंने भली भांति रूप से दिखाने का प्रयास किया है कि एक राजा, एक सशक्त राज्य के लिए एक राजा कैसा होना चाहिए, कौन सा, किस प्रकार का वो आचरण करे। उसके बाद उन्होंने मंत्री और लोक सेवा संबंधी विचार भी व्यक्त किए हैं। बताया है उन्होंने कि किस प्रकार से मंत्रियों का किस प्रकार होना चाहिए, राजा की सहायता के लिए मंत्रियों का होना आवश्यक है। तो वो मंत्रियों में कौन कौन से गुण हो, कैसी योग्यताएं हो, इनके बारे में उन्होंने अच्छे से वर्णन किया है इसके अंतर्गत। इसके अलावा लोक प्रशासन में अर्थात शासन के संचालन के लिए जो लोक प्रशासन आवश्यक होता है, उससे संबंधित भी इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे। और इस प्रकार के विचार व्यक्त करने वाले प्राचीन भारत के या प्राचीन समय के ऐसे पहले विद्वान थे जिन्होंने इतने सटीक रूप से अपने विचार व्यक्त किए थे उस समय में, अर्थात प्राचीन समय में, जो आज भी वर्तमान में लगभग पूरा देश या कहें कि पूरा विश्व ही किसी न किसी रूप में इनके विचारों को अपनाए हुए है।
ठीक है। इसके अलावा सेना और युद्ध के संबंध में भी इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे, काफी विस्तार पूर्वक और पूरी सटीकता के साथ में और पूरी सूझबूझ के साथ में इन्होंने इसका भी वर्णन किया था। और लास्ट में इन्होंने बताया था कि अंतर राज्य संबंधों के अंतर्गत कि एक राज्य के अन्य राज्यों के साथ में किस प्रकार के संबंध होना चाहिए। ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने पांचों पॉइंटों को विस्तार पूर्वक यहाँ पढ़ने का प्रयास किया था और विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया था। इसके लास्ट में दोस्तों हमने फिर इसका निष्कर्ष देखा था। निष्कर्ष के बाद में अब जो हमारा स्टार्ट होगा आज का लेक्चर, आज के लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत से। और ये सप्तांग सिद्धांत क्या है, सबसे पहले तो आप इसको व्यवहारिक रूप से अपने मस्तिष्क में फिट कर लीजिए। कई सारे स्टूडेंटों को तो बस एक ही समस्या होती है कि सर ये जो भी पढ़ते हैं उसको व्यवहारिक ना समझते हुए सिर्फ उसको अपना पढ़ाई का एक जरिया बना लेते हैं कि सिर्फ उसको पढ़ना है और एग्जाम में लिखना है। मेरे प्यारे दोस्तों, उसको देखिए, जो भी आप पढ़ते हैं ना उससे अपने रियल लाइफ में डालने का प्रयास करें, तभी ही कहीं ना कहीं जाकर के आपका पूरा मस्तिष्क खुल पाएगा और उसके बारे में आप व्यवहारिक रूप से सोच पाएंगे। और जब दिन आप किसी भी टॉपिक के बारे में व्यवहारिक रूप से सोचने लग गए, उस दिन से आपका अध्ययन इफेक्टिवली होना प्रारंभ हो जाएगा। जो आपके साथ समस्या होती है कि हम बार बार पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं दोस्तों, आप भूलते उसी चीज को हो जिसे आप व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास नहीं करते। सिर्फ उसे एक किताबी माध्यम बना करके और उसके द्वारा जो पढ़ते हैं आप, वो चीज दिमाग से जल्दी निकलती है। लेकिन कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जिनका हम व्यवहारिक रूप से अध्ययन कर लेते हैं, व्यवहारिक रूप से उसको समझ लेते हैं, तो वो फैक्ट हम जीवन में कभी भूल नहीं पाते हैं। और इसीलिए मैं बार बार आपसे एक ही बात पर ज्यादा दबाव डालता हूँ कि जिसको भी आप पढ़े, कम पढ़िए, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कम पढ़िए, लेकिन उसको व्यवहारिक रूप से पढ़िए, उसको व्यवहारिक रूप से समझते चलिए। तो वो कंसेप्ट या वो टॉपिक आपको हमेशा याद रहेगा, कभी आप भूलेंगे नहीं उसको। ठीक है। तो इसी प्रकार से कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की जब हम बात कर रहे हैं तो दोस्तों देखिए, आप जाइए किसी लाइब्रेरी में या किसी भी जो है बुक मार्केट में जाइए, वहां पर अगर आप अर्थशास्त्र मांगे कौटिल्य की अर्थ, हालांकि काफी प्राचीन कृति है दोस्तों, उसके अपडेट वर्जन भी आपको मिल जाएंगे। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र आपको कहीं भी मिल जाएगा। उसको अगर आप सोचिए, एक किताब है, लेकिन जब उस अर्थशास्त्र को आप पढ़ने बैठेंगे तो आपका मस्तिष्क तो बोल रहा है उसके कुछ। देखिए, हमारे दरअसल दरअसल होता क्या है कि हम किसी भी चीज को उसके कवर से पहचानते हैं, है ना। हम किसी भी चीज को उसके कवर से पहचानते हैं, जबकि विद्वान क्या बोल गए हैं कि किसी भी व्यक्ति को उसके, अर्थात किसी बुक को उसके कवर से जज मत करो, उसके कवर से जज मत करो, उसके नाम से जज मत करो। तो उसी श्रेणी में कौटिल्य की ये अर्थशास्त्र किताब भी आती है। कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र किताब है, ये किताब दोस्तों नाम से अर्थशास्त्र है, लेकिन वास्तविक रूप से ये एक राजनीतिक विज्ञान है। क्या है? राजनीतिक विज्ञान है। तो राजनीतिक विज्ञान के दृष्टिकोण से इन्होंने, अर्थात कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के अंदर राज्य को संचालित करने के लिए एक विशेष सिद्धांत दिया है, जो प्राचीन समय में, अर्थात उस कौटिल्य के उस समय में हर किसी विद्वान के द्वारा इस प्रकार का सिद्धांत दिया जाना संभव नहीं था, या उनकी क्षमता से बाहर था। इतनी सूझबूझ के साथ, इतनी बारीकी के साथ में राज्य के प्रत्येक तत्व को उस समय उजागर कर देना एक आम बात नहीं थी। इसी कारण से कौटिल्य को विश्व के महानतम दार्शनिकों में इनको गिना जाता है, और कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र विश्व की सबसे महान कृतियों में से एक है, जिसमें समय काल के अनुसार राज्य की परिस्थितियों का इतनी सटीकता से, इतनी बारीकता से, इतनी जो है दृढ़ता के साथ में जो कंसेप्ट वहां पर डाले गए थे या उनका वर्णन किया गया था, ऐसी कृतियों का मिलना संभव नहीं है उस समय की। ठीक है ना। तो एक तो जो किताब अर्थशास्त्र थी कौटिल्य की, उसमें राजनीति, अर्थात कि राज्य को संचालित करने के लिए उन्होंने एक विशेष सिद्धांत का वर्णन किया था। उस सिद्धांत का नाम था सप्तांग सिद्धांत। अब देखिए, किसी भी चीज का जब हम नामकरण करते हैं तो उसकी प्रकृति के अनुसार ही हम उसको नाम देते हैं, है ना। प्रकृति के अनुसार ही उसको हम नाम देते हैं। तो उसी कारण से कौटिल्य ने भी जो सिद्धांत को नाम दिया सप्तांग सिद्धांत, वो उसकी प्रकृति के कारण दिया। क्यों दिया? क्योंकि इस सिद्धांत में 7 आवश्यक तत्व थे। कितने आवश्यक थे? 7 आवश्यक तत्व थे। तो उसी कारण से उन्होंने इस सिद्धांत का नाम ही रख दिया सप्तांग सिद्धांत, अर्थात 7 अंगों वाला एक सिद्धांत। तो एक किसी भी एक राज्य में जिन ये 7 अंगों की बात कर रहे हैं कौटिल्य, इनका
उचित और दृढ़ होना आवश्यक है, सटीक होना आवश्यक है। और ये 7 रंग, जो 7 अंग बताए हैं कौटिल्य ने, यही एक सशक्त राज्य का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके दोस्तों इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। कौन कौन से ऐसे ही स्लाइड अब आप लोग पढ़ लेना, मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूं। ठीक है, चलिए तो 7 अंग है दोस्तों। सबसे पहले अंग है राजा या स्वामी, इसके अलावा अमात्य, फिर थर्ड है जनपद, 4 है दुर्ग या किले, 5 है कोष, और छठा है दोस्तों यहाँ पर मित्र, और लास्ट है दंड या सेवा। तो इन सातों का हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। चलिए तो एक एक करके इनका डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं। स्वामी, सबसे पहले स्वामी। देखिए स्वामी राजा दो नाम क्यों दिए गए हैं? जिसको हम आज राजा बोलते हैं उसको उस समय सप्तांग सिद्धांत के अंदर स्वामी नाम मिलेगा, आपको राजा नाम लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या नाम मिलेगा? स्वामी मिलेगा। तो राजा का महत्वपूर्ण अंग, राजा जो है एक राज्य का, अर्थात स्वामी एक राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। भाई सबसे महत्वपूर्ण अंग होगा ही, ये तो समझाने की आवश्यकता ही नहीं है ना। तो राजा के अनेक गुण होने चाहिए। क्या है? राजा के अनेक गुण होने चाहिए। देखिए दोस्तों स्लाइड में जो दिया गया है की पॉइंट मिलेंगे आपको, पूरा विस्तार नहीं मिलेगा। इसी चीज को जब राजा या स्वामी को आप किताब से पढ़ने बैठेंगे तो पूरा एक पेज आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कितना है, जो की पॉइंट है वो निकल कर लाया हूं। और इसी कारण बोलता हूं कि आपको व्यवहारिक अध्ययन करते चलना है, व्यवहारिक रूप से समझते चलना है, जिससे कि आप अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित यहाँ कर सके, अपनी क्षमता के अनुसार इनका विस्तार कर सके। ठीक है, तो आपको इस स्लाइड के अंदर आपको अपनी क्षमता का विस्तार करने का भी मौका मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते। राजा स्वामी, तो राजा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, और इस कारण से राजा में कुछ आवश्यक गुण भी होने चाहिए, जैसे कि एक राजा एक विनय विवेकी, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला, तो समय के अनुकूल व्यवहार करने वाला, और राजा के पोषण और लक्षण की क्षमता उसके अंदर हो, साथ ही साथ में शत्रु और मित्र का ज्ञान रखे, शत्रु की त्रुटियों को समझे, गलतियों को समझे, और चालाकी जो चापलूसी है, चापलूसी करने वाले मंत्रियों से, चापलूसी करने वाले साथियों से बच सके। ये सारी क्वालिटी, सारे गुण एक राजा के अंदर होना आवश्यक है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जब इन्होंने राजा की बात की तो राजा के कुछ आवश्यक गुण बताए हैं, और वहीं राजा को राज्य हित में आवश्यकता के अनुसार सभी प्रकार के कार्य करने की छूट दी गई है। अर्थात राजा के लिए कुछ उचित और अनुचित नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि राजा जो कार्य अनुचित कार्य भी अगर कुछ करता है, अर्थात कि मान लो कोई हिंसा करता है, ठीक है, तो जनता से हिंसा करने के लिए मना किया गया है, लेकिन राजा को इस प्रकार के कार्यों पर छूट दी गई है। वो किसी भी प्रकार के कार्य कर सकता है, लेकिन जनहित में करे, धर्म के अंदर रहकर करे, धर्म शास्त्रों के अनुसार। जो उन्होंने शास्त्रों का ज्ञान जिस राजा के अंदर होगा, तो वो शास्त्रों के, धर्म के या उनके शास्त्रों के आदेशों के अनुसार ही कार्य करेगा। तो उसे हर प्रकार के कार्य करने की छूट राजा को दी गई है, लेकिन जनहित में, राष्ट्र हित में वो कार्य करे। राजा का व्यक्तिगत आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए, राजा का जो व्यक्तिगत आचरण है वो श्रेष्ठ होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम बात करेंगे अमात्य। अमात्य दोस्तों, अमात्य का अर्थ होता है मंत्री, याद रखिएगा, नाम रट लेना आप लोग। अमात्य का मतलब होता है मंत्री, तो मंत्रियों को ही अर्थशास्त्र में अमात्य नाम से जाना गया है। ठीक है, तो अमात्य का आशय उन कर्मचारियों से है जो राज्य कार्यों के संचालन में राजा को सहयोग करते हैं। भाई बिना मंत्री के कोई राजा कार्य कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता है ना। तो प्रत्येक कार्य को संचालित करने के लिए राजा को मंत्रियों की आवश्यकता होती ही होती है। और अमात्य का कार्य जन कल्याण के कार्य करना, प्रशासन का सुचारू संचालन करना, अपराधियों को दंड देना और राजा के शत्रुओं से रक्षा करना, ये सारे कार्य एक अमात्य के अंदर होना चाहिए। और इसीलिए अमात्य में विभिन्न प्रकार के गुणों का होना आवश्यक है। अमात्य में विभिन्न प्रकार के गुणों का होना आवश्यक है। जो अमात्य है, अर्थात जो मंत्री है, वो चालाक भी होना चाहिए, वो ज्ञानी भी हो, शास्त्रों के ज्ञाता भी हो। जितने प्रकार के संभव गुण उसके अंदर हो सकते हैं, वो सभी गुण उसके अंदर होना चाहिए। और अर्थशास्त्र में इस बात का भी स्पष्ट वर्णन किया गया है कि अमात्य अर्थात राजा के अंदर जितने गुण होंगे वो राजा की उसी प्रकार से मदद कर पाएगा, उतनी सहायता कर पाएगा। और जब अमात्य अर्थात पूरा मंत्रीगण बहुत सशक्त होगा, बहुत बुद्धिमान होगा, तो वो राज्य या कहें कि राजा को और ज्यादा अच्छे से उनकी सहायता करते हुए राष्ट्र का विकास वो लोग कर पाएंगे।
ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे जनपद की। तो जनपद को आप कैसे समझेंगे? जनता प्लस भूमि, जनता प्लस भूमि, तो जनता और भूमि दोनों को एक साथ मिला देंगे तो ये हो जाएगा जनपद। ठीक है, तो जनता और भूमि को कौटिल्य ने जनपद नाम दिया है। जनता और भूमि को कौटिल्य ने क्या नाम दिया है? जनपद नाम दिया है। जनपद की भौगोलिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि उसकी रक्षा कर पाना संभव हो। अब यहाँ पर क्यों जनपद का शब्द का इस्तेमाल किया कौटिल्य ने? तो कौटिल्य ने ये कहा है कि भाई आपकी जनता और जो भूमि है, देखिए एक राजा को किसकी रक्षा करनी होती है? एक तो जनता की रक्षा करनी होती है और साथ ही साथ में अपने राज्य क्षेत्र की रक्षा करनी होती है। दो ही चीज की रक्षा करनी होती है। ठीक है, तो इन्होंने कौटिल्य ने इन दोनों को एक समग्र नाम दिया है जिसे कहा है जनपद। और उन्होंने साथ साथ कहा है कि जनपद ऐसा होना चाहिए जिसकी रक्षा की जा सके, संभव हो, है ना, संभव हो। और उसमें नदी, तालाब, वन, खाने, जलीय स्थलीय मार्ग, उपजाऊ मिट्टी, पशु पक्षी, दुर्ग, पर्वत, ये सब होने चाहिए। मतलब ये सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जनता भूमि से इन्होंने एक आशय लिया है कि एक राष्ट्र ऐसा होना चाहिए जिसमें हर चीज हो, सब कुछ हो और उसकी रक्षा कर पाना भी संभव हो। ठीक है, और कौटिल्य पड़ोसी राज्य के विषय में भी विचार व्यक्त करते हुए ये कहते हैं कि सीमावर्ती राज्य अधिक शक्तिशाली नहीं होना चाहिए, अर्थात कि उनके जो भी पड़ोसी राज्य हैं वो उससे ज्यादा शक्तिशाली नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमेशा दबाव का भय बना रहता है। ठीक है, दबाव का भय बना रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम बात करेंगे दुर्ग की। दुर्ग अर्थात किले, हर कोई समझते हैं, इसमें ज्यादा कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो दुर्गों को लेकर के कौटिल्य ने क्या कहा है, अपने क्या विचार व्यक्त किए हैं? तो कौटिल्य के अनुसार दुर्ग भी राज्य के उतने ही महत्वपूर्ण अंग है जितना की दोस्तों जनता और भूमि अर्थात जनपद। ठीक है, तो दुर्ग भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का, या कहें कि राज्य के विभिन्न अंगों में सबसे तो नहीं कहेंगे, सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन हो जाएगा, आप इसमें राजा हो जाएगा, लेकिन इसके महत्वपूर्ण अंगों में से एक है दुर्ग भी। जितने की जनपद आवश्यक है उतना ही दुर्ग मजबूत होने चाहिए। देखिए, दुर्ग अर्थात किले जितने मजबूत होंगे, आज की परिस्थितियां राजनीति की अलग हो चुकी है ना, आज की परिस्थितियां अलग हो चुकी है। आज सुरक्षा हमें दुर्गों से नहीं बल्कि बॉर्डर पर लगी हुई फोर्स से मिलती है, हमारी टेक्नोलॉजी से। आज टेक्नोलॉजी पर पूरी दुनिया निर्भर है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी पर आज युद्ध जीते जाते हैं। लेकिन उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय की राजनीति व्यवस्था के अनुसार कौटिल्य ने वर्णन किया था, उस समय की परिस्थितियों के अनुसार, कि जो दुर्ग होते हैं, राजा के जो किले होते हैं, वो बहुत ज्यादा मजबूत होने चाहिए। या उसमें उस समय के 7 प्रकार के किलों का वर्णन किया गया था। उन्होंने 7 प्रकार के किलों को अलग अलग रूप से व्यक्त किया था। सातों ही प्रकार के किलों के बारे में बताया था कि किस किस प्रकार के किले हो सकते हैं और उनमें किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि किले ऐसे होना चाहिए जिसमें सेना के लिए अच्छी मोर्चाबंदी हो सके। तो देखिए, एक किले के अंदर जितनी अधिक से अधिक फैसिलिटी या सुविधा हो सकती है वो सारी सुविधाएं देने का इन्होंने प्रयास किया है, अपने विचारों के माध्यम से देने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि सारी सुविधा जितनी अधिकतम हो सकती है वो सब की सब उस किले के अंदर होनी चाहिए। भोजन या सामग्री या बारूद, इन सब का उचित प्रबंध होना चाहिए कि अगर मान लो किले को कुछ महीने के लिए भी अगर बंद कर दिया जाए तो भी वहां रसद की अथवा सामग्री की कमी महसूस ना हो। ठीक है, तो दुर्ग 4 प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, माफ करना, मैंने अभी 7 प्रकार का इस्तेमाल किया था, लेकिन अर्थशास्त्र में कहीं और शायद 7 प्रकार कहीं और बताए होंगे। अर्थशास्त्र के अंदर कौटिल्य के द्वारा 4 प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया गया था, जो चारों ओर से पानी से घिरे हुए होना चाहिए, पर्वतों के बीच हो, निर्जन मरु प्रदेश में बना हो या वनों के बीच में हो। तो जो 4 प्रकार है किलों के, दुर्गों के, वो 4 प्रकार ये इस प्रकार के ही हो सकते हैं कि एक प्रकार के वो किले जो चारों ओर से पानी से घिरे हो, बीच में किले हो और चारों तरफ से वो पानी से घिरा हुआ हो। ठीक है, जिसपे शत्रु आसानी से आक्रमण ना कर सके। और एक है दोस्तों पर्वतों के बीच में, चारों तरफ पर्वत हो और बीच में किला हो, ये हो सकता है। एक निर्जन मरु प्रदेश में जहां कोई भी व्यक्ति रहता ना हो, वहां पर किले हो, या एक वनों के बीच में हो, जंगल के बीच में वन, चारों तरफ वन हो, बीच में किला हो। तो इस प्रकार के 4 प्रकार के इन्होंने किलों का या दुर्गों का वर्णन किया था कौटिल्य ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम कोश की।
कोश भी देखिए किसी भी राज्य के लिए सबसे आवश्यक अंग हो सकता है। क्यों हो सकता है कि कोश पर ही तो निर्भर करता है कि कौन राज्य कितना विकसित होगा, कितना विकास करेगा। आज की जो होड़ लगी हुई है जीडीपी ग्रोथ की, आज जो होड़ लगी हुई है कि कौन राष्ट्र कितना विकसित है, कौन अविकसित है या कौन अल्प विकसित है, कौन विकासशील, तो ये सारी दौड़ किसके ऊपर निर्भर करती है दोस्तों? ये कोश पर ही। ठीक है, अर्थात अकाउंट, भाई अकाउंट कितना है, कितना इसके पास में कोश है, तो उसके तहत अगर हम बात करें कोष के तहत, तो दोस्तों कोष के अंतर्गत कौटिल्य ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि राजा का कोष भी परिपूर्ण होना चाहिए जो पूरे राज्य का संचालन कर सके। और साथ ही साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि अगर कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, विकट स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें जिसमें कि मान लो कहीं अकाल पड़ा हुआ हो, आपातकाल की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए, तो ऐसे समय में राजा के पास इतना कोष होना चाहिए कि वो अपने राज्य का संचालन कर सके, है ना। तो चलिए स्लाइड को एक बार पढ़ते हैं, इससे पूरा आपको एक कंसेप्ट पूरा ही क्लियर हो जाएगा। कौटिल्य कोष को बहुत महत्व देते थे। राजा के बाद सबसे अधिक महत्व का अगर कोई राजा का अंग था, राज्य का अंग था, तो वो कोष ही था। राज्य के पास पर्याप्त कोष और आय के स्थायी स्रोत होने चाहिए। भाई एक राजा के पास में जो उसका कोष है वो सशक्त हो, वो काफी पर्याप्त होना चाहिए, और साथ ही साथ में जो राजा की आय के साधन है, आय के स्रोत है, वो स्रोत भी स्थायी होना चाहिए, अर्थात कि उनसे जो आने वाली आय है वो निरंतर होती रहे, वो कंटिन्यूअसली होती रहे, रुके नहीं बीच में, बल्कि वो उसका विकास हो, उस राजा की आय में वृद्धि हो, विकास हो, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो कौटिल्य के अनुसार राजा प्रजा से उपज का कितना भाग लेगा? छठा भाग। तो कौटिल्य ने जो टैक्स की बात की है, यहाँ पर जो कर की बात की है फसल के कर के रूप में, तो वो बात की है कि फसल जितनी होती है उसका छठा भाग ले, राजा छठा भाग ले सकता है। और कोष में बहुमूल्य धातुएं मुद्राएं पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, बहुमूल्य धातुएं हो, मुद्राएं हो, जिससे कि आगे चल करके, अर्थात कि कौटिल्य के अनुसार कोष धर्म पूर्वक एकत्रित किया जाना चाहिए, अन्यायपूर्ण तरीके से नहीं। वह मात्रा में इतना अधिक हो कि उससे आपातकाल में लंबे समय तक उससे पूरे राज्य का निर्वाह हो सके। ठीक है। तो कौटिल्य ने राजा को परामर्श दिया है, अर्थात कि कौटिल्य ने राजा के लिए लिखा है कि वह कोष संग्रह कार्य करने लगे, वो कर्मचारी और अधिकारियों पर सटीक निगरानी रखे, उन पर नियंत्रण रखे। जो भी कोष एकत्रित करने का कार्य करते हैं, जो इंस्पेक्टर होते हैं, या कहें कि जो भी कलेक्टर होते हैं, अर्थात जो टैक्स को कलेक्ट करते हैं, उन पर एक नियंत्रण होना चाहिए, एक सटीक नियंत्रण हो राजा का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम दंड या सेना। दंड या सेना, तो दोस्तों राज्य के आवश्यक तत्वों में, अर्थात कि राज्य के आवश्यक अंगों में एक दंड या सेना का भी महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य की सुरक्षा के लिए सेना एक सबसे विशेष अंग है। राज्य की सुरक्षा के लिए सेना सबसे विशेष अंग है। जिस राजा के पास शक्तिशाली सेना होती है, उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। देखिए कितना अच्छा कोट किया गया दोस्तों यहाँ पर, कि जो व्यक्ति अधिक शक्तिशाली होता है, या जिस व्यक्ति के पास में सेना शक्तिशाली होती है, उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, है ना। और जो मित्र है वो तो मित्र बने ही रहेंगे, लेकिन जो शत्रु है वो भी मित्र बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि सामने वाले को पता है कि वो इतना शक्तिशाली है कि उस पर विजय प्राप्त करना संभव नहीं है। इस कारण से हर कोई उससे जो है शत्रुता नहीं पालेगा। तो इन सब चीजों को अनुभव उस समय कौटिल्य कर चुके थे, और इसी कारण से उन्होंने इन आवश्यक तत्वों को भी अपनी अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है इन्होंने उनको वर्णित किया। और सैनिक अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में भली भांति प्रशिक्षित हो, सैनिक वीर होने चाहिए, स्वाभिमानी होना चाहिए, साथ ही साथ में देशभक्त भी होने चाहिए। ठीक है। तो एक सेना के अंदर जो सेना होगी राजा की, उसमें भी कौन कौन से गुण होने चाहिए, उसका भी स्पष्टता इन्होंने वर्णन किया है, स्पष्ट तौर पर लिखा है कि कौन कौन से सेना के अंदर भी कौन कौन किस किस प्रकार के गुण होने चाहिए। ठीक है। और वह क्षत्रिय वर्ग, और दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर एक बात इन्होंने और लिखी है और कहा है कि बेसिकली सामान्यतः तो जो सैनिक होंगे वो क्षत्रिय वर्ग से होना चाहिए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वो राजा जो है
अपनी सेना का सिलेक्शन सेना को जो है वैश्य या शूद्र वर्ण से भी ले सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण सेना को लेने से बचे, क्योंकि ब्राह्मणों में उस समय कहा जाता है कि ब्राह्मणों में जो है एक दया का भाव होता है। इस कारण से शत्रु के द्वारा क्षमा याचना करने पर ब्राह्मण द्वारा उसे छोड़ दिया जा सकता है, छोड़ने की संभावना होती है। इस कारण से ब्राह्मण को एक सेना के अंदर न लेने की सलाह चाणक्य ने दी थी, कौटिल्य ने दी थी, बल्कि और विशेष रूप से अर्थात सामान्य परिस्थितियों में क्षत्रिय वर्ग से ही सेना को लिए जाना चाहिए। और अन्य अगर कुछ अन्य परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि सेना कम पड़ रही है, तो फिर वैश्य या शूद्र वर्ण से भी राजा सेना का गठन कर सकता था। ठीक है, इसका नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है दोस्तों मित्र, अर्थात कि जो उस राजा के संबंध हो या जो मित्र हो वो किस प्रकार के होना चाहिए। तो उसको लेकर कौटिल्य ने कहा है कि जो मित्र वाला जो अंग है, ये सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत जो मित्र वाला अंग है ये भी बहुत आवश्यक अंग है। मित्र आनुवांशिक होने चाहिए। कैसे होना चाहिए? आनुवांशिक होना चाहिए, कृत्रिम नहीं होना चाहिए। चाणक्य अर्थात कौटिल्य के अनुसार इसमें भी सटीकता का, एक बारीकता का, उनके ने जो बारीक अध्ययन का जो परिचय दिया है ना, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि राजा के जो मित्र हो वो कृत्रिम नहीं होना चाहिए, आनुवांशिक होना चाहिए। अर्थात कि राजा की सूझबूझ के साथ में जो मित्र बनाए गए हैं और जो उनके परंपरागत मित्र रहे हैं, जिन पर पूर्ण विश्वास किया जा सके, इस प्रकार के ही मित्र होने चाहिए। वो जो कृत्रिम मित्र है, जो परिस्थितियों के अनुसार बने हुए मित्र, हम ऐसे प्रकार से कह सकते हैं कि जो परिस्थितियों ने जिनको मित्र बनाया है हमारा, जिन पर ज्यादा हम भरोसा नहीं कर सकते, राजा उनसे दूर ही रहे। ठीक है, क्योंकि चापलूसिता उनके अंतर्गत अधिक पाई जाएगी और वह ऐसा हो जब भी सहायता की आवश्यकता पड़े तो बिना बुलाए उपस्थित हो जाए। ठीक है, तो और है ना, तो जिससे कि संबंध विच्छेद अर्थात कि उनके बीच के संबंधों में खटास या संबंध टूटने की संभावना बिल्कुल भी ना रहे। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र में जो सप्तांग सिद्धांत दिए गए हैं राज्य की उत्पत्ति से लेकर राज्य के संचालन तक के लिए, उनका वर्णन हमने स्पष्ट तौर पर कर चुके हैं और स्पष्टतः 7 ही अंगों को वन बाय वन करके हम विस्तार पूर्वक समझ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मैं समझता हूं कि अब इसमें सप्तांग सिद्धांत में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा क्लास को शेयर करें, अन्य लोगों को भी जोड़ के रखें दोस्तों, अन्य लोगों तक भी ये लाभ पहुंचाए, क्योंकि हम किसी भी टॉपिक को किसी भी परिस्थिति में छोड़ने वाले नहीं है। हर एक टॉपिक को क्रम अनुसार आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि किसी भी ओपन प्लेटफॉर्म, यूट्यूब के ओपन प्लेटफॉर्म पर संभव नहीं है। आप खुद स्पष्टतः यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं दोस्तों। आपको कंप्लीट क्लासेस कोई भी ओपन प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए हम लेकर आ रहे हैं और इसी प्रकार से ला करेंगे। भले ही आपके शेयर मिले या न मिले, आपकी लाइक मिले या नहीं मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा उद्देश्य हम पूर्ण करके रहेंगे। ठीक है, लेकिन सिर्फ हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जितना अधिकतम हो सके अधिकतम लोगों को जोड़िए, अधिकतम लोगों तक हमारे इन सेशनों को पहुंचाइए, जिससे कि अधिकतम स्टूडेंट इनका लाभ उठा सके। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और हमारा नेक्स्ट सेशन होगा राजनीतिक विचारों के अंतर्गत ही प्लेटो और अरस्तु पर 2 कंटिन्यूसली लेक्चर आएंगे दोस्तों हमारे। अब इसके जस्ट बाद में हम बात करेंगे प्लेटो पर, प्लेटो के राजनीतिक विचारों को जानने का प्रयास करेंगे। अब प्लेटो और अरस्तु नाम सुन के आपको पता चल चुका है, ये पाश्चात्य संस्कृति से संबंधित है, पाश्चात्य विश्व से संबंधित है, अर्थात पश्चिम के ये राजनीतिक विचारक है। उनके बारे में अभी हमने सबसे पहले किस पर बात की है? प्राचीन भारत के राजनीतिक विचारकों पर। ठीक है, और जो अब ये दोनों पर हम बात करेंगे प्लेटो और अरस्तु पर, तो ये पाश्चात्य के चले जाएंगे, अर्थात पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं से हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम प्लेटो को देखेंगे, फिर अरस्तु के राजनीतिक विचारकों पर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में जो भी नए स्टूडेंट हैं वो व्हाट्सएप नंबर यहाँ से डिस्प्ले ले सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा साइट में जाता हूँ, टेलीग्राम पर तो लोधा जी क्लासेस नाम से ग्रुप है, जिससे अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सभी क्लास नोट्स आसानी से